प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं, यानी कि साइंस के 30 धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। यानी कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे हम धन ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का चालक। यानी कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत का चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी। यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि विद्युत प्रवाह की दिशा किस ओर से किस ओर मानी जाती है। ऑप्शन है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। यानी कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरे जाती हैं क्यों? ऑप्शन है रोशनी को तेज करने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है? ऑप्शन है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत परिपथ है, विद्युत धारा पथ है, विद्युत विभव पथ है, विद्युत शक्ति पथ है। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ है। यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत पंखा। क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव पूछा हुआ है और विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? ऑप्शन है दोनों की चाल समान है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताइए कि विद्युत की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों की चाल समान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। ऑप्शन है विद्युत धारा से, विभवांतर से, प्रतिरोध से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर से। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर के जरिए मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना होता है? ऑप्शन है शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त समान विभव होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो बताएंगे कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों टर्मिनलों पर पर्याप्त समान विभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। यानी कि आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप सभी बच्चों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस में 19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? आपका ऑप्शन है ए, प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। आप सभी बच्चों को बताना है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी है। ऑप्शन है ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी अनंत। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। देखिए सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। जब आप सभी लोगों से सामान्य नेत्र के न्यूनतम बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधानता। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष है। यानी कि जो व्यक्ति निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग। यानी कि श्वेत प्रकाश जो कि कुल 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जब यह किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह बैगनी रंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। यानी कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल रंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, बैगनी रंग, हरा रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, लेंस की क्षमता निकालने का एक सूत्र होता है कि डी बराबर में 1/p। जहां पर 1 मीटर में होता है तो जब हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर लेंस की क्षमता होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है, और हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। इसीलिए जो इसकी क्षमता होगी प्लस में 5 डायोप्टर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ऐसे ही लगातार वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।